नवंबर स्टार्ट होने वाला है गाइस, और अब टाइम आ गया है कि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट करें एज़ फार एज यूपीएससी सीएससी 2026 इज़ कंसर्न। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि इस बार मेंस तो लिखना ही है, ये तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि यार मेरा प्रीलिम्स पास हो गया या नहीं, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि प्रीलिम्स तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ इस बार, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर गाइज जो अपने अपने शहरों से, अपने अपने घरों से निकल के दिल्ली आए हैं, बैंगलोर आए हैं, चेन्नई आए हैं टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, यू आर इन्वेस्टिंग योर entire year, your money, your effort and everything. So one thing that should be very 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 clear, that if you have moved out of your home to prepare for civil services, you have not moved out to fail prelims this year. You have moved out to write mains this year, guys. इस बार mains लिखने आए हैं हम prelims fail होने नहीं आए हैं। ये चीज़ अपने आप को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक दिस शुड बी अ वेकअप कॉल। अगर पिछले 3-4 महीनों में आपने पढ़ाई बहुत सीरियसली नहीं करी है, ठीक है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फन सो फार, फेस्टिवल टाइम इज ओवर नाउ, एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक श्योर दैट वी आर राइटिंग मेन्स इन 2026। ये चीज़ हमें अपने आप को आज से अगले 6 महीने रोज रिमाइंड कराना है कि मेंस तो लिखना ही है दोस्तों, है ना। मेंस लिखे बिना काम नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर हम प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं तो फिर एक मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए या फ्यूचर के लिए कि यार करें कैसे इसको। तो इस बार रिमाइंड योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, एंड आई मीन इट, एवरी सिंगल मॉर्निंग, कि मेंस तो लिखना ही है, प्रीलिम्स फेल नहीं कर सकते यार हम, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, वी आर लॉन्चिंग आर 2026 एडिशन ऑफ टीसीपी प्रीलिम्स कोर्स। इसमें वी विल मेक श्योर दैट अंडर अ गाइडेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस मेंटर आप अगले 6 महीने बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाएं और बैलेंस कर पाएं चीज़ों को, नॉट जस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस बट विद इन प्रीलिम्स ऑल्सो। आप सी सैट, जनरल स्टडीज एज वेल एज करंट अफेयर्स को बहुत थॉरोली बैलेंस कर पाएं। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि एवरीथिंग दैट यू हैव रेड बिकम योर सेकेंड नेचर। आपको मैं नींद से उठा के अगर सवाल पूछूं या कोई भी पूछे तो आपको आंसर बिल्कुल आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। दिस इज़ वॉट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ओवर द नेक्स्ट 6 months, and this is what we do with our students when they join TCP prelims. लास्ट ईयर आपने हमारे चैनल पे रिव्यूज़ भी देखे होंगे that our students have been consistently scoring above 110. Our target is not just to clear CSC का कट ऑफ, our target has always been to clear the forest services का कट ऑफ also, so that if people are eligible to write forest service exam, they write forest service exam as well along with their CSC mains and they make it to the list, right? Not just in CSE but in forest services as well. So having said all that, guys, welcome, and now I'll get into the details of the program. So TCP prelims program हमने क्या सोच के बनाया? There are multiple things, multiple issues because of which people tend to fail prelims, right? बहुत सारे लोगों को ये शुरू में समझ में नहीं आता है, 1-2 साल निकल जाते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड अगर आप पिछले 1-2-3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, सो दैट ओवर द नेक्स्ट 6 months हम हर एक चीज़ को एक सही तरीके से करें, अपने टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करें। एंड व्हेन आई से टाइम, आई डोंट मीन एनी अनरियलिस्टिक 15-16 घंटे, जो बहुत सारे लोग शायद आपको बोलेंगे भी कि 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, सीधी सी बात है। अगर आप कंसिस्टेंटली 9 से 10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, विच इज इक्वलेंट टू इफ यू आर वर्किंग समवेयर, 9.5 घंटे का वर्क डे होता है किसी का भी, वही आपको भी करना है। और क्योंकि सिविल सर्विसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार, 1 घंटा एक्स्ट्रा तो हम निकाल ही सकते हैं, 9.5 नहीं तो 10:30, बट उससे ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, उससे ज़्यादा करना भी नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है। इस दौरान आपको ब्रेक भी लेने, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट इक्वलेंट टू व्हाट अ वर्किंग गाय वुड टेक। आप वो महीने में अगर 4 ब्रेक मिलते हैं उसको, आपको 3 मिलेंगे। तो बट कहीं ना कहीं ये आपको इंश्योर करना है कि मैं कंसिस्टेंट रहूं ओवर द नेक्स्ट 6 months, 9.5 10 आवर्स मैं पढ़ूं ओवर द नेक्स्ट 6 months, एंड जो भी इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो स्टेप्स मैं लूँ। और वो 3-4 ही स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फैंसी अप्रोच नहीं है, सिंपल सी अप्रोच रखते हैं तभी पेपर क्लियर होता है। तो टीसीपी प्रीलिम्स में हम में जाने से पहले मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं कि व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल टेंड टू फेल दिस एग्जाम। द वेरी फर्स्ट रीजन,
एक लैक ऑफ डायरेक्शन है थ्रू आउट द प्रोसेस ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। प्रीलिम्स में किस तरह पढ़ना है, साथ में मेंस करना है नहीं करना है, ऑप्शनल करना है नहीं करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। प्रीलिम्स में हर एक सब्जेक्ट है, हम एक एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम एक एक दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैं भूल जाऊंगा कि भाई पूरे दिन में 5 5 सब्जेक्ट ही रिवाइज हो रहे हैं, मैं करंट भी रिवाइज कर लूँ, सर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मैं ऑप्शनल भी रिवाइज कर लूँ, ऐसे नहीं हो पाता है यार। ठीक है, सो दिस लैक ऑफ डायरेक्शन विल लीड टू अ प्रॉब्लम, जो आपका पूरा एक मेस बन जाएगी प्रिपरेशन, और पूरा ऑफ ट्रैक चले जाओगे आप। ठीक है, एंड देन बाद में पैनिक सेट इन करेगा और फिर हम नहीं कर पाएंगे। सो लैक ऑफ डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द प्रोसेस इज द वेरी फर्स्ट रीजन कि हम प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। देन नंबर 2, अक्सर ये देखा है कि स्टैंडर्ड सोर्स को साइडलाइन करके, फॉरगेट अबाउट उसको तो पढ़ ही रहे हैं, ऑफन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स साइडलाइन द स्टैंडर्ड सोर्स कि यार ये तो नहीं पढ़ना है मेरे को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मेरे को लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर सोर्सेस। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी, स्पेशली अगर आप स्ट्रेस में हैं प्रीलिम्स को लेके, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर कोई भी आपको आके ज़रा सा नच कर दे कि यार देख ये वाली किताब देख, इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। सो यू स्टॉप यूजिंग योर स्टैंडर्ड सोर्स एंड यू जंप ऑन टू दैट बुक। सो यू टेंड टू रीड टू मेनी सोर्सेज। आप, क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, वी टेंड टू रीड वे टू मेनी सोर्सेज कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कवरेज होगा, और उसकी वजह से हम किसी भी सोर्स पे कमांड नहीं बना पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू रिवाइज वन सोर्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स टू बी एबल टू रिमेंबर इट बेटर। इंस्टेड हम नई नई बुक्स पढ़ते रहते हैं और हमें ये लगता है कि यार सेम ही सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हैं तो एक तरह से रिविजन ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता यार, रिविजन उसी चीज़ का होता है जिस चीज़ को आपने फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ा है। इफ़ यू आर रीडिंग वन बुक इन द बिगिनिंग एंड देन यू आर रीडिंग अनदर बुक एंड थिंक कि इससे रिविजन हो रहा है, वो रिविजन नहीं माना जाता है। उससे आपको वो नुआंसेस, वो फाइनल पॉइंट्स याद ही नहीं होंगे जो पहली बुक में आपने एक्चुअली पढ़ा था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले हम अपने स्टैंडर्ड सोर्स पे कमांड बनाएं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे फोकस करें, तब जाके आपकी तैयारी होती है। ऑल्दो बाकी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स पे फोकस करते हैं खाली। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सोर्स मतलब हिस्ट्री में एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज, चाहे वो आप 6 to 12 पढ़ लें या 11 12 की पढ़ लें, एंड जीसी लियोंग। देन इकोनॉमिक्स इज वन एरिया जहाँ पे स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। ठीक है, so for at SmartWork Labs in TCP prelims program we will provide you a set of notes if you want, अगर आपके पास आपके notes नहीं है, and they will be comprehensive yet concise and we will ensure कि 95 to 98% of questions which are there in your prelims exam will be from the notes itself। आज तक तो होता है, आगे भी हम ये ensure करेंगे कि ऐसा हो। देन साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट है। साइंस एंड टेक के लिए आपको कुछ स्टैटिक बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस हमें करंट पे रखना है। और एनवायरनमेंट में हम बेसिक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के 5 चैप्टर जो बायो की बुक है, प्लस करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे क्योंकि पिछले 5 सालों से क्वेश्चन ज़्यादा करंट अफेयर्स पे आए। करंट अफेयर्स में भी सोर्स की बात अगर हम करें तो 2 सोर्स ही राइट सोर्स हैं, एक पीआईबी है, एक हिंदू है। वंस अगेन इंडियन एक्सप्रेस भी एक सोर्स है, बट वंस यू हैव डन पीआईबी एंड हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिपीटेशन ही है। सो पीआईबी और हिंदू अगर आप थॉरोली कर लेते हैं, आपका करंट अफेयर्स का हिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एग्जाम में। वी हैव प्रूवन दैट इन द पास्ट। इनफैक्ट लास्ट ईयर की क्लासेस हमने एज इट इज़ प्रीलिम से पहले यूट्यूब पे पोस्ट करी थी। यू कैन गो एंड चेक दोज क्लासेस, बहुत कंसाइज तरीके से नोट्स बनवाते हुए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हुए we have shown that how a very good hit rate can be achieved if somebody focuses only on PIB and Hindu। आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं लास्ट ईयर का। ठीक है, तो ये आई सोर्स की बात। देन नंबर 3rd प्रॉब्लम इज अनेबल टू बैलेंस जीएस, सीसैट एज वेल एज करंट अफेयर्स। ठीक है, तो टीसीपी में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे इन अ मैनर कि आप तीनों चीज़ें ठीक से बैलेंस कर लें। कितने टाइम जीएस पढ़ना है, कितने टाइम करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितने टाइम सीसैट करना है, वो मेंटर की गाइडेंस में आपको हर दिन पता चलेगा, सो दैट आप कहीं भी हेवेयर ना जाएं, कहीं भी आपका बैलेंस ना बिगड़ जाए। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। देन हम पढ़ते, बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने पे फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं बस एंड में टेस्ट लिख लेंगे उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, टेस्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ एक्चुअल टेस्ट। तो टेस्ट है, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। सो यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर दिन जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एमसीक्यू जब तक नहीं करोगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि जो पढ़ा है वो दिमाग में बैठा भी है या नहीं। और ये एक बहुत बेसिक गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं।
आप पढ़ते रहते हैं, लक्ष्मीकांत उठाई, 15 दिन लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बट एक भी दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, या मे बी एक दिन मन किया तो उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट उससे ज़्यादा नहीं। डेली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या एटलीस्ट हर 2 दिन में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, राइट? इफ यू डोंट डू दैट यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ओवर द नेक्स्ट 15 डेज या ओवर द पास्ट 15 डेज कि जितना मैंने पढ़ा है उसका एक्चुअल आउटपुट कितना निकलेगा, ठीक है? एंड पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 100% क्वेश्चन सही करने एग्जाम में, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना, राइट? सो MCQ solving has to be done on a regular basis and on a consistent basis. TCP prelims में again with daily reading targets we will also provide you daily MCQ sheets corresponding to the chapters that we give you for reading on that particular day. इससे हम इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, और जो भी आप शीट प्रैक्टिस करते हैं वो आप मेंटर के साथ रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। मेंटर देखता है किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं, फैक्चुअल रिकॉल में प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं, वो मेंटर आपको हेल्प करेगा, याद करने के तरीके बताएगा अगर फैक्चुअल रिकॉल में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेगा साथ में बैठ के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में गैप है। सो दिस वे वी विल इंश्योर कि जिस दिन जो पढ़ रहे हैं वो उस दिन फिक्स हो रहा है, दैट इज द थिंग, ठीक है? देन कम्स CSAT की प्रैक्टिस. CSAT has become an Achilles heel. I have said that in the past videos also. A lot of people are flunking in CSAT और उसका सिर्फ एक रीज़न है, हम उसको थोड़ा सा कम सीरियसली ले रहे हैं. UPSC has taken or has started taking CSAT very seriously. So we also have to do the same guys. पिछले 3 साल से 2023 से अगर हम देख रहे हैं, UPSC has upped the game as far as CSAT paper is concerned. वो बहुत सीरियस हो गया CSAT को लेके, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दैट अक्रॉस द वर्ल्ड जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं मैनेजमेंट के लिए जो एडमिशन लेते हैं वो एप्टीट्यूड पे रिलाई करते हैं ज़्यादा, राइट? कैट का पेपर ले लो, GMAT का पेपर ले लो, GRE का पेपर ले लो. So that these are all pure aptitude papers because they understand if you have a basic level of aptitude आप मैनेजमेंट सीख जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड IAS हो चाहे IPS हो चाहे फॉरेन सर्विस हो, it is more about management of resources, management of people than about anything else. So they are upping the game in CSAT also कि भैया मैनेज करना आना चाहिए, तो वो एक बेसिक एप्टीट्यूड तो चाहिए मुझे. नाउ बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उस क्वालिफाइंग मार्क्स को तो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते वो, बिकॉज हम जानते ही हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकली एंड ऑल दैट. तो उन्होंने डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना स्टार्ट किया है ताकि वो एक्चुअली में चेक कर पाएँ कि CSAT का पेपर क्वालिफाई करने वाले के पास एक बेसिक एप्टीट्यूड तो है. और ये एप्टीट्यूड बिल्ड करने में टाइम लगता है गाइस. इफ यू डू नॉट हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड, इफ यू डू नॉट हैव अ रीजनिंग बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, तो आपको टाइम लगेगा ये बिल्ड करने में, और उसके लिए रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है. वी विल पुट यू थ्रू मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस. इसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस प्रोवाइड करूंगा TCP प्रीलिम्स में, जिसमें फोकस मैथ्स नहीं एप्टीट्यूड और लॉजिक बिल्ड करना होगा. 2025 का पेपर हम सबने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे थे, क्वांट के ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व ना होके लॉजिक से सॉल्व ज़्यादा जल्दी हो रहे थे क्वेश्चंस, राइट? सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अपॉन योर लॉजिक, बिल्ड अपॉन योर एप्टीट्यूड एंड देन हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस. देयर विल बी अ डेडिकेटेड CSAT मेंटर सेपरेटली, ठीक है? क्लासेस मैं पर्सनली खुद लूंगा CSAT की, एंड my focus is primarily on building aptitude and building logic in that. So उसकी हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे. 600 क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, 900 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे CSAT के डेडिकेटेड मेंटर के साथ सॉल्व कर पाएंगे या डिस्कस कर पाएंगे. दैट इज द पॉइंट हियर. देन नेक्स्ट, अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ इज अनदर रीजन जिसकी वजह से लोग प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं. PYQ हमारा एक कंपस है गाइस, राइट? इट शोज अस अ डायरेक्शन कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है. PYQs helps us understand the core areas. PYQ helps us understand the areas or themes that are being repeated regularly by UPSC. PYQ also helps us understand कि क्वेश्चन को या टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है और पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, ठीक है? देन इन करंट अफेयर्स PYQ की हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाती है. करंट अफेयर्स में समझ में आता है, करंट अफेयर्स एंडलेस हैं, करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक एंडलेस है. इट इज़ वेरी इजी टू गो इनटू अननेसेसरी डिटेल्स इन एनी टॉपिक. तो PYQ हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि किसी भी टॉपिक में 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको क्या समझने हैं. दैट्स द आइडिया. उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अब जैसे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक 2021 या 2022 में आदित्य L1 पे क्वेश्चन आया है. सो ऐसा कोई भी स्पेस प्रोब है तो उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, राइट? क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1.
नंबर 2 व्हाट इज द एजेंसी बिहाइंड इट, नंबर 3 वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, नंबर 4 अगर कोई उसमें पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है विच कैन बी यूज फॉर जनरल पर्पस ऑल्सो, तो वो भी, और उसके मिशन का ड्यूरेशन कितना है। यही 5 चीजें यूपीएससी घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो अगर आपको पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपना करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को लिमिट कर पाएंगे इन 5 चीजों पे। अगर आपको पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप अननेसेसरी डिटेल में जा सकते हैं, आदित्य एल1 के टेक्निकल डिटेल्स में भी जा सकते हैं, उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में भी जा सकते हैं, विच आई हैव सीन इन पीपल्स नोट्स। वो आपकी प्रिपरेशन को इतना अनवील्डी बना देता है कि आप करंट अफेयर्स पे कमांड बना ही नहीं पाते। So importance of PYQ is something that everybody should have to understand or will have to understand to be able to manage their preparation in a time bound manner and in a manageable क्या कहते हैं expanse, that is the idea. So PYQ की importance बहुत ज़्यादा ज़रूरी है guys, ठीक है। Then ये सब अगर आप सब कुछ सही भी कर रहे हैं, फिर एक रीज़न रह जाता है फेल होने का, जो है डर। इतना ज़्यादा हवा बना रखा है इस एग्जाम को हमने कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस एंड दैट, देयर इज नो डाउट है, ठीक है। बट कितना डिफिकल्ट है, क्या प्रिपेयर करने के बाद भी डिफिकल्ट रह जाता है, ये चीज़ हम समझना भूल जाते हैं। दिस एग्जाम इज डिफिकल्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज नॉट प्रिपेयरिंग गाइस, बट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस एग्जाम को हर साल क्लियर करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और मेट पीपल जो प्रीलिम्स तो रेगुलर बेसिस पे क्लियर करते आ रहे हैं, मेंस भी क्लियर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव मार्क्स शायद कम रह जाते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। बट ये जो डर बैठ गया है, ठीक है, कभी सीसैट का डर बैठ जाता है, कभी जीएस का डर बैठ जाता है, यूट्यूब बहुत हेल्प कर रहा है आपको में डर बिठाने का। ये पेपर मुश्किल नहीं है गाइस, ठीक है। 90 मार्क्स कट ऑफ नहीं होती यार 200 में से। 90 मार्क्स का मतलब है अगर आप 45-50 क्वेश्चन भी ठीक से कर देते हैं तो आप सेलेक्ट हो रहे हैं, राइट। हम बॉर्डर पे नहीं रहना चाहते हैं ऑब्वियसली, हैविंग सेड ऑल दैट, बट इतना मुश्किल पेपर नहीं है। जहां स्टैटिक की बात करें 35 to 45 क्वेश्चन स्टैटिक के आपके सोर्स से आ जाएंगे, आप उनको ठीक से कर लें। कुछ क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं इतना पढ़ने के बाद, और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो हम करंट अफेयर्स के कर ही पाते हैं। सो इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली सॉल्व 60-65 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन द पेपर। अगर आप 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उतना ही करना भी चाहिए। 8-10 क्वेश्चन हमेशा ट्रैप क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहीं से नहीं पढ़ा होगा आपने, उसमें ज़बरदस्ती ब्लाइंड गेस मारने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर 100 में से 85 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें से 65 क्वेश्चन आप सही कर दे रहे हैं, ठीक है, आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड थॉरली, तो भी 116 मार्क्स बनते हैं गाइस इफेक्टिवली। एंड 116 मार्क्स इज अ वेरी गुड मार्जिन अबव द कट ऑफ, जिसमें आपको डाउट नहीं होगा प्रीलिम्स के बाद कि मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। सो 65 क्वेश्चन सही करने हैं, दैट मीन्स यू हैव द लग्जरी ऑफ गेटिंग रॉन्ग 35 टाइम्स एंड देयर इज नो प्रॉब्लम स्टिल। सो कैसे डिफिकल्ट है पेपर? पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ओवर एस्टिमेट मत करो पेपर को। अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना की बहुत ज़रूरत है थ्रू आउट द प्रोसेस, और एग्जाम में बैठ के डरना नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव एग्जाम्पल्स ऑफ मेनी 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 ग्रेट स्टूडेंट्स जो पूरे साल थॉरो पढ़ाई करते हैं, हर टेस्ट में 130-140 स्कोर करते हैं, बट एग्जाम में जाके डर लग गया और पूरा साल वेस्ट हो गया। वी डोंट वांट टू बी दैट पर्सन एनी मोर, ठीक है। सो डू नॉट स्टॉप ओवर एस्टिमेटिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ऐसा जो भी आपको बोल रहा है कि भाई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या पूछना चाहता है यूपीएससी, उन लोगों की बात सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। ध्यान रखिए इस बात का। आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा करिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज पे कमांड रखिए, बेसिक करंट अफेयर्स पे कमांड रखिए, पेपर निकल जाएगा गाइस, ठीक है, सिंपल। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो अभी तक मैंने नहीं बोला है, दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंट रिविजन, लैक ऑफ अ रोबस्ट रिविजन प्लान। हम एक बार दो बार पढ़ लेते हैं चीज़ें, बट जब तक ये चीज़ें मल्टीपल टाइम्स ना पढ़ें तब तक हमें याद नहीं रहती हैं। सो एक कंसिस्टेंट रिविजन प्लान चाहिए, एंड दिस प्लान शुड नॉट बी कि एक बार सब कुछ कर लें उसके बाद रिवाइज करेंगे, बिकॉज देन जो शुरू के सब्जेक्ट होते हैं वो उनको रीटच करने के लिए इतना टाइम निकल जाता है कि वो ऑलमोस्ट भूल जाते हैं अपन। तो एक साइक्लिकल मैनर में हमें रिविजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इन टीसीपी प्रीलिम्स वी इंश्योर दैट कोई भी सब्जेक्ट आउट ऑफ टच एक महीने से ज़्यादा ना रहे हमारा, तो एक साइक्लिकल फैशन में हमने डिज़ाइन कर रखा है कि कैसे कैसे आपका रिवीजन होगा। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1, 2, 3 जब आप कर रहे हैं, लेट्स से एक महीना लगा आपको 10-10, 12-12 दिन के एवरेज में एक सब्जेक्ट करने में, सो बिफोर मूविंग टू सब्जेक्ट 4 देयर विल बी अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी गिवन टू यू टू रिवाइज सब्जेक्ट 1 अगेन आफ्टर सब्जेक्ट 3, ताकि
जब आप सब्जेक्ट 4 पे जाएं, सब्जेक्ट 1 आप भूल ना चुके हों, एक क्विक रिवीजन हो जाए। अभी आई विल शो यू कैसे हमने उसको प्लान किया हुआ है। सो दिस विल इंश्योर कि आप रेगुलर बेसिस पर हर चीज़ रिवाइज कर रहे हैं और हर चीज़ आपको बहुत थोरली याद है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर आप सेल्फ अकाउंटेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट इफ़ यू आर finding it difficult to be self-accountable, if you are away from home and your parents are not able to make you accountable, then you need somebody to make you accountable on a daily basis. एक भी दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे, इट्स अ कॉम्पिटिशन गाइस, ठीक है। 10,000 लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करना है आउट ऑफ द 5 लाख 6 लाख ऑड पीपल हु विल बी राइटिंग द एग्जाम। सो अगर वो 10,000 लोग रोज पढ़ रहे हैं तो आपको भी रोज पढ़ना है उन लोगों को बीट करने के लिए इस एग्जाम में। सो दैट कंसिस्टेंसी, दैट अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी इंश्योर्ड। और हमारा रोल, हमारे मेंटर्स का रोल ज़्यादा इसमें है, ठीक है। पढ़ाई तो आप ही को करनी है इन दी एंड, वी कैन ओनली शो यू द डायरेक्शन, बट वी विल इंश्योर दैट यू आर स्टडिंग एवरी डे। टीसीपी प्रीलिम्स में ज्वाइन करने का मतलब है आप एक स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि कॉलेज। जैसे स्कूल में टीचर सर पे खड़ा रहता है, अगर आप गायब हो जाते हैं या आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, टीचर डांटता है। हमारे मेंटर्स ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि आप डेली पढ़ रहे हैं। अगर आप 3-4 दिन 5 दिन में गायब हो जाते हैं और आप मेंटर को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेंटर अपनी तरफ से कॉल करके आपको पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि बॉस कहाँ गायब हो गए, पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप, ठीक है। एंड कहीं भी ऑफ ट्रैक भी हो जाते हैं तो मेंटर इज देयर टू इंश्योर कि आपका रेगुलर बेसिस पे प्लानिंग एंड रीप्लानिंग होती रहे, ताकि बचा हुआ टाइम वेस्ट ना हो एंड वी आर एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम, right? So these are the issues that we think that any aspirant face, and this is something that leads to his or her failure in the prelims exam, ठीक है। Now keeping all these issues in mind, we have designed the program and we are launching the 2026 edition of this program called TCP Prelims starting 1st of November, and then every 10 days there will be a new batch for the same. इस प्रोग्राम में जितना जब भी आप ज्वाइन करते हैं उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ रिवीजन साइकिल्स डिजाइन होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स आपके 3 to 4 दिस में रहने ही वाले हैं, इवन इफ यू ज्वाइन अस इन जनवरी, दैट इज द आइडिया, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द प्रोग्राम नाउ वन बाय वन कि कैसे हम इसको आगे लेके जाते हैं। सो टीसीपी प्रीलिम्स एक एफर्ट मैट्रिक्स हमने बनाया है। इसमें हमारा मेन फोकस या मेन ऑब्जेक्टिव या मेन अंडरलाइंग गाइडिंग थॉट है दैट मोर देन कोचिंग यू नीड अ कोच। आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन एक मेंटर रहेगा आपके पास जो हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा। आप कहीं ऑफ ट्रैक नहीं चले जा रहे हैं, आप किसी चीज़ में अननेसेसरली इन डेप्थ नहीं चले जा रहे हैं। आप जो गलतियां कर रहे हैं या तो उनको ठीक करा पाएँ या गलतियां करने से पहले ही रोक दें बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। दिस विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है, या किसी भी एग्ज़ाम में यार ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अपने आप पढ़ के नहीं कर सकते हैं, ये तो मानिए बात। मेंटर का रोल क्या है? मेंटर का रोल ये है कि जो भी आप अपने आप करने वाले हैं उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बना देगा। मेंटर का रोल है कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेंटर का रोल है कि आप जो गलतियां करने वाले हैं वो ऑलरेडी आपको रोक देगा, बिकॉज आइदर उसने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वो गलतियां करी हैं या उसने बाकी एस्पिरेंट्स को देखा है ये गलतियां करते हुए। सो ही हैज़ अ बैंक ऑफ ऑल दीज मिस्टेक्स, पॉसिबल मिस्टेक्स दैट वन कैन डू, और वो आपको पहले ही वार्न कर देगा या पहले ही कॉशन कर देगा कि बॉस इसमें ये गलती हो सकती है, ये नहीं करना। दिस विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर प्रोग्राम, ठीक है। एफर्ट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, वी गिव यू अ लॉट ऑफ सेशंस हियर। दीज आर वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज सेशंस टू इंश्योर कि आपका थोरो रिविजन हो रहा है, टू इंश्योर कि आपका थोरो कवरेज हो रहा है। सीसैट में करंट अफेयर्स में कवरेज की बात करते हैं, एंड स्टैटिक में रिविजन एज वेल एज कवरेज दोनों एक साथ होंगे। So 75+ hours of static revision sessions will be there in which we are going to cover every subject once again. ये जनवरी ऑनवर्ड्स आपको फटाफट रिवीजन कराया जाएगा। 30+ hours of comprehensive current affairs sessions. Current affairs में as I always say there are two right sources for prelims. One is PIB, another is Hindu. So इन दोनों को ही बहुत comprehensively cover करते हुए ये classes होंगी। Along with these classes you will be provided with very crisp notes, जिसको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे और क्विकली मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, बिकॉज छोटे नोट्स होंगे ये। CSAT classes, 45+ hours of CSAT classes in which we are going to cover entire quant reasoning as well as reading comprehensions as well. And the prime focus here is to help you build aptitude and not focus on cramming a lot of formulas. इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। फिर स्पेसिफिक सेशंस हम लेंगे मैपिंग पे, IR पे, स्पीशीज पे, राइट, अप टू 8 to 10 hours ऑफ सेशन, जिसमें
इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। गाइज ये हमें समझना है कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हुए वी हैव टू फोकस मोर ऑन एरियाज जिससे करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं, राइट। एनवायरनमेंट से ज़्यादा आते हैं, साइंस एंड टेक से ज़्यादा आते हैं, देन IR लोकेशन वगैरह पे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। सो वी विल गिव यू स्पेसिफिक क्लासेस टू इंश्योर कि आपका इसका कवरेज बहुत थरो है। दैट्स द आइडिया। Then practice, as I said, practice is very important. So every day you will get MCQ practice sheets along with your reading material so that आप regular basis पे practice कर पाएं. So this will amount to more than 5,000 questions of MCQ that you are going to solve over the next 6 months. ठीक है? Along with that, we are going to give you 50 plus prelims के tests in this. There is a detailed diagnostic test series that becomes part of this. It is one of a kind test series. I'll show you how it helps you improve with every test. ठीक है? Then there will be 5 All India Open Test also which will be part of this program, जिससे आप assess कर पाएंगे कि vis-a-vis other aspirants आप कहाँ stand कर रहे हैं। And CSAT के लिए भी as I said there will be more than 1500 plus questions, 600 questions हम directly class में करेंगे live solve and 900 plus questions आपको practice sheet में मिलेंगे जो आप एक dedicated CSAT mentor के साथ discuss कर पाएंगे, ठीक है। And last but not the least, there will be unlimited mentor support, one-to-one mentor support for everything you are doing. आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, आप आइए मेंटर से बात करिए, फ़ोन करिए मेंटर से बात करिए। आपको हर एक टेस्ट जो आप लिख रहे हैं वो मेंटर आपके साथ डिस्कस करेगा, देखेगा क्या गलती कर रहे हैं। एंड आर टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड आर रिव्यूइंग स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली हाई। आई टेल यू अभी इसके बारे में भी कि हम क्या करने चाहते हैं। सो अनलिमिटेड मेंटर सपोर्ट, फर्स्ट ऑफ अ काइंड, कि आप कितनी भी बार एक दिन में मेंटर से मिल सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो लिमिट ऑन दैट, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक आइडिया, इसमें आपको एक कंसिस्टेंटली ट्रैक पे रखने का टारगेट है हमारा, इसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का टारगेट है हमारा। और हमें लगता है वीकली अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा डेली अकाउंटेबिलिटी इज मेक्स अ लॉट मोर सेंस, क्योंकि हर एक दिन वी हैव टू मेक काउंट। सो इन दैट क्वेस्ट वी विल गिव यू डेली टारगेट्स एंड नॉट वीकली टारगेट्स कि भाई एक हफ्ते में इतना करके आना है। आपको डेली पता है कि मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है एक चीज़ पे। इससे 2-3 बातें होती हैं। एक तो हम डेली अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं कि मैंने आज दिन वेस्ट तो नहीं कर दिया, नंबर 1। और दूसरा, हमें ये भी इंश्योर कर सकते हैं इसके थ्रू कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर कम टाइम दे देते हैं, बिकॉज वी लैक अंडरस्टैंडिंग समवेयर कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। सो बाय गिविंग यू नंबर ऑफ चैप्टर्स फॉर अ डे, इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपको पता चल जाएगा यार इतना तो पढ़ना ही है, मतलब इसको इतना ही टाइम देना है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू बिकम मोर एफिशिएंट अबाउट इट। सो डेली टारगेट्स, किस दिन स्टार्ट होगा प्रोग्राम, किस दिन खत्म होगा आपका, कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली कौन सी बुक पढ़नी है आपको। फॉर एग्जाम्पल R1 इज इंडियन पॉलिटी फॉर M लक्ष्मीकांत। अब यहाँ पे डे वाइज आपको चैप्टर्स और टारगेट्स मिले हुए हैं कि डे 1 पे R1 से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, डे 2 पे R1 से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन द प्लान इज सच कि आप एक पूरा वीक अगर है तो आप 6 डेज पढ़ेंगे और 7th डे आपका स्पेसिफिकली रिवीजन के लिए रहेगा हमेशा। तो उसको आप बार बार रिवाइज भी करना है हमें, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन हमारी है कि डे 1 के बाद डे 2 का स्टार्ट करने से पहले आप क्विकली रिवाइज कर लें डे 1 पे क्या पढ़ा था, क्विक रिकॉल। और डे 7 पे जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक एक्टिव रिकॉलिंग सेशन के थ्रू आप रिवाइज करेंगे इसको। वी विल टॉक अबाउट एक्टिव रिकॉल इन डिटेल आगे कि कैसे करना चाहिए उसको। सिर्फ किताब खोल के सामने बैठ के पढ़ना नहीं है दोस्तों रिवाइज करने का मतलब, क्योंकि जब सामने किताब होती है तो आपको लगता है कि यार हाँ ये तो सब पढ़ा हुआ है, ये तो सब आता है। किताब बंद करके आप इतना रिकॉल कर पा रहे हैं, दैट इज एक्टिव रिकॉल। विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट सून। देन देयर विल बी अ रेस्ट डे ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप मशीन हो, आपको हम घिसते रहें। योर ब्रेन नीड्स रेस्ट एज वेल। सो वन ऑफ द डे विल बी रेस्ट डे ऑल्सो। ये रेस्ट डे ऑल्सो हेल्प्स यू कैच अप। अगर पीछे कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो दिस डे कैन बी यूटिलाइज टू कैच अप ऑन दोस गैप्स दैट वर लेफ्ट बिहाइंड। दैट्स द आइडिया। और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होने के बाद आपका टेस्ट भी रहेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होंगे, रेगुलर बेसिस पे उसका एनालिसिस होगा, तो पता चलता रहेगा पिछले 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जो काम किया है वो कितना हमारे दिमाग में है और कितना अभी हमें उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। दैट्स द आइडिया। सो वर्क फ्लो किस तरह रहता है यार, वर्क फ्लो में भी हम थोड़ा सा एज आई सेड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है हमें, तो आपको हम आगे ही नहीं बढ़ने देंगे अगर आपका पीछे का काम खत्म नहीं हुआ है। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, आपको लगता है कि हाँ ये कर लिया मैंने, ये कर लूंगा मैं, प्रैक्टिस नहीं करी, टेस्ट नहीं लिखा, बस पढ़ लिया और आगे बढ़ जाएं। ये हम करने नहीं देते हैं। अगर पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट लिखना है तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट टारगेट्स मिलेंगे।
तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे, न्यू टारगेट्स आपके लिए ओपन ही नहीं होंगे। दिस इज द वे ऑफ अस इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर यू। ठीक है, सो वीकली वर्क फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। रीड अ चैप्टर फ्रॉम द बुक और नोट्स, एमसीक्यू को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस शीट को, उसको 1-to-1 मेंटर के साथ डिस्कस करना है पहले, मेंटर जो इश्यूज हाईलाइट करना है उसको फिक्स करना है, टॉपिक्स को रिवाइज करना है, एक टेस्ट लिखना है फिर आपको जो सिस्टमैटिक असेसमेंट टेस्ट है एमसीक्यू शीट को सबमिट करने के बाद, और ओनली व्हेन यू सबमिट द टेस्ट यू विल गेट द नेक्स्ट वीक प्लान, ताकि आप पिछला कुछ भी छोड़ के आगे ना बढ़ पाए। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस। ठीक है, बहुत रोबस्ट बना रखा है यार, इंश्योर करना है कि आप कुछ भी छोड़ के ना आगे बढ़ें, इसलिए प्रैक्टिस शीट भी आपको पूरी करके ही दिखानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टेस्ट ही तभी देने को मिलेगा जब प्रैक्टिस शीट पूरी हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह चलता है इसमें। देन आई सेड रिवीजन का एक साइक्लिकल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा कर लेंगे तब जाके चलेगा। सो वी हैव अ वेरी रोबस्ट साइक्लिकल रिवीजन अप्रोच फॉर 3 राउंड ऑफ रिवीजन। हर राउंड ऑफ रिवीजन को हमने नंबर ऑफ डेज फिक्स कर रखा है, सब कुछ प्रॉपरली प्लान तरीके से चलेगा। सो फर्स्ट राउंड हर सब्जेक्ट को 10 डेज मिलेंगे, सेकंड राउंड में हर सब्जेक्ट को 7 डेज मिलेंगे, थर्ड राउंड में हर सब्जेक्ट को 5 डेज मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इधर देखें, जैसे मैंने बोला था कि भाई सब्जेक्ट 1 आपने स्टार्ट किया, R1 इज राउंड 1 ऑफ रिवीजन, R2 इज राउंड 2 ऑफ रिवीजन। तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज किया, आपने उसका टेस्ट लिखा, फिर हम सेकंड सब्जेक्ट पे आ गए डे 11 पे, आपने इसको रिवाइज किया, फिर आपने टेस्ट लिखा, फिर थर्ड सब्जेक्ट को रिवाइज किया, फिर टेस्ट लिखा। अब थर्ड सब्जेक्ट खत्म करते करते पॉलिटी को 1 महीना हो चुका है पढ़े हुए। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यू सब्जेक्ट वी विल ब्रिंग इन पॉलिटी का रिवीजन फर्स्ट, एक सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन बीच में ले आएंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, ताकि पॉलिटी ज्यादा पुराना ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊं। सिमिलरली हिस्ट्री खत्म होते ही इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन पहले आ जाएगा, देन विल मूव ऑन टू साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो एक साइक्लिकल फैशन में कोई भी सब्जेक्ट 1 महीने से ज्यादा आउट ऑफ टच ना हो, ताकि हमें हर चीज स्ट्रेंथेंड रहे माइंड में और हर चीज याद रहे। इस तरह से रिवीजन साइकिल इसमें आपको डेजिग्नेटेड मिलेगी बन के। देन क्लासेस की जो मैंने बात करी थी, आपको मैं मल्टीपल क्लासेस में ऑफर कर रहा हूँ, राइट। स्टैटिक रिवीजन की थोरो सेशंस रहेंगे इसमें, आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टैटिक रिवीजन सेशन मिलेगा क्विकली। क्रिस्प रिवीजन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स इसमें रहेंगे। कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स हम वो ज़्यादा फोकस करेंगे जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू में बार बार रिपीटेड थीम्स में रहे हैं, उसको बहुत थॉरोली आपको रिवाइज कराया जाएगा। एंड जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है या जो भी ट्रेंड बन रहा है उसके बेसिस पे सारी क्लासेस को डिजाइन किया गया है स्टैटिक रिवीजन की। देन करंट अफेयर्स, एज आई सेड, 2 सोर्सेज, हिंदू पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस से अगर कुछ भी अलग मिलता है वो हम चीज़ें बहुत थॉरोली आपको रिवाइज करा के कवर करेंगे। ठीक है, स्पेशल कवरेज रहेगा मैपिंग पे, आईआर पे, स्पीशीज पे, साइंस एंड टेक पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड ये सब करने से वी हैव इंश्योर्ड अ वेरी हाई टॉपिकल हिट रेट in 2025 also. We have put all these 25 का lectures before 25 का prelims on YouTube itself, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। There are some samples over here कि AI Safety Summit सीधा सीधा हमारी क्लास से आया है। ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का क्वेश्चन सीधा सीधा क्लास से आया है, बिम्स्टेक पे क्वेश्चन सीधा सीधा क्लास से आया है। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंड कि इसमें सब सेक्टर्स की जो क्वेश्चन था, आप बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपने ऊपर ऊपर से छेड़ दिया होगा, आप देखेंगे जाके कि सब इंडिया किस चीज़ को लीड कर रहा है, काउंटर टेररिज्म को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, एनर्जी को। यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया था कि सब सेक्टर टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। सो टू दिस एक्सटेंट, बिकॉज द क्लैरिटी हैज टू बी देयर कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है, इस एक्सटेंट तक आपको ये चीजें हम करा के देते हैं। खो खो पे क्वेश्चन क्लास से आया है, कॉप 28 पे क्वेश्चन क्लास से आया है, ब्रिक्स पे क्वेश्चन क्लास से आया है, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस आर देयर। ये एक स्लाइड बनाई है मैंने, तो इसमें 6 स्क्रीनशॉट्स हैं। यू विल बी एबल टू गो एंड सी अप टू 17-18 क्वेश्चंस हैव डायरेक्टली कम फ्रॉम द क्लासेस। सो दीज विल बी द लेवल ऑफ करंट अफेयर्स क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू take in this. Then finally, CSAT master classes will also be there. There will be 30+ sessions. Sessions are designed in such a manner that no maths background is necessary. अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है तो यू आर गोल्डन, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्लास में। फोकस इज ऑन बिल्डिंग एप्टीट्यूड एंड नॉट क्या बोलते हैं क्रैमिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, there will be a dedicated seated mentor, as I said. There will be more than 1500 questions that we are going to practice, and a regular test will also be there. So up to 10 tests we will take for CSAT as well. ठीक है, so this way we are going to make sure that your foundation is thorough as far as CSAT, as far as current affairs and your static is concerned. Now the test series, a very important aspect is the test series. Our test series, the prelims test series, is one of a kind. इट इज़ एन अल्टीमेट डायग्नोस्टिक टेस्ट सीरीज जो आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेंगी। इन मोस्ट टेस्ट क्या पता चलता है हम लोगों को, हमें पता चलता है कि अच्छा पॉलिटी में नंबर कम है। अच्छा, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है यार, आप
एक चीज छोड़ देंगे आज से करना, विच इज कि 90 और 100 मार्क्स को टारगेट करना है। हर बच्चा, हर एस्पिरेंट जो मैंने देखा है, ज़्यादातर सिर्फ 100 मार्क्स को टारगेट करता है, किसी भी टाइप का टेस्ट हो। वो सब्जेक्ट का टेस्ट हो तो भी 100 मार्क्स आ गए तो खुश हैं, फुल लेंथ टेस्ट हो तो भी 100 मार्क्स आ गए तो खुश हैं, करंट अफेयर्स का टेस्ट हो तो भी 90-100 मार्क्स आ गए तो खुश हैं। ऐसा नहीं हो सकता यार, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू से कि मैंने लक्ष्मीकांत पे कमांड बना ली है, हाउ कैन यू से कि मेरा टेस्ट ठीक हो गया क्योंकि मेरे 100 मार्क्स आ गए? 100 मार्क्स मीन्स कि खाली 50% क्वेश्चन सही हुए। 50% क्वेश्चन सही होके कैसे आपके लक्ष्मीकांत पे कमांड हो सकती है? एंड डोंट वी से कि प्रीलिम्स निकलेगा ही तभी जब पॉलिटी के 100% क्वेश्चन सही होने चाहिए, इकोनॉमिक्स के 90 to 100% क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब निकलेगा। सो अगर वहाँ 100% की एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ पे 50% की एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है? सो आर टारगेट्स हैज टू बी डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट कि हम कम से कम 75 to 85% क्वेश्चन सही करें स्टैटिक सब्जेक्ट के टेस्ट में, तब मानो कि उस सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत कमांड बनी है, तब मानो कि ठीक हो गए। अच्छे तब भी नहीं हुए, तब मानो कि ठीक हुए। सो यू हैव टू स्टार्ट टारगेटिंग 150-160 मार्क्स इन योर स्टैटिक सब्जेक्ट के टेस्ट। जब आप 150-160 यहाँ स्कोर करेंगे तो एफएलटी में आप 120 प्लस स्कोर करेंगे, एंड तो फाइनली यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में आप 110 to 120 एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कोर करना। हम यहाँ टारगेट ही 90 करके जा रहे हैं, 90 तो कट ऑफ है। यहाँ प्रेशर नहीं है लाइफ में, वहाँ प्रेशर भी है, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स निकलेगा? तो फर्स्ट थिंग टू क्लेरिफाई दिस। नाउ कमिंग बैक टू आवर टेस्ट सीरीज प्लान। सो टेस्ट सीरीज में हमारा टेस्ट में एक डिटेल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनती है, 3 पेज की रिपोर्ट बनती है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दैट स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट पेज। सो इन दिस यू विल सी दैट वन सेकेंड, इन दिस यू विल सी दैट स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया है, ठीक है। एंड हम आपको ये नहीं बताएंगे दैट आपका पॉलिटी वीक है भाई, नंबर कम आए। उसमें आप क्या करते हैं, आप वही चीज़ रिवाइज करके आते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको ईजी लगती है, और जो वीक एरियाज है वो वीक रह जाते हैं। सो आर रिपोर्ट स्पेसिफिकली पिन पॉइंट्स कि विद इन द सब्जेक्ट आपका कौन सा एरिया वीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, वी डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू मल्टीपल टॉपिक्स। उन टॉपिक्स पे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में ये लिखा रहता है, एंड उसमें से कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाए सही, या तो गलत हो गए या छोड़ दिए हैं, वो लिखा रहता है। सो व्हेन वी स्टार्ट चेकिंग ऑल दिस कि अच्छा देखना शुरू करते हैं कि देखो यार यहाँ 5 क्वेश्चन गलत हैं आउट ऑफ 13, तो फंडामेंटल राइट में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने की जरूरत है। और नीचे आए 2-3 है, अभी ठीक है, इतना कोई फाइट नहीं है। 8 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे गलत है हमारे आउट ऑफ 16, तो ये कौन सा एरिया है? पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी का एरिया है। इसमें 50% क्वेश्चन सही नहीं हुए मेरे से। सो नाउ आई नो दैट विद इन दीज एरियाज मेरे को पहला फोकस फंडामेंटल राइट रिवाइज करने में लगाना है और पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटीज को रिवाइज करने में लगाना है। सो वंस आई एम एबल टू डू दैट, अब नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट होगा आई विल चेक द सेम थिंग। ये सेम टाइप की रिपोर्ट बनेगी कि फंडामेंटल राइट्स में कितनी गलतियां हैं और पार्लियामेंट में कितनी गलतियां हैं। उतनी ही गलतियां हैं या कम हो गई? गलतियां सेम है तो क्या प्रॉब्लम है, और कम हो गई तो कोई नया एरिया तो नहीं आ गया जहां पे गलतियां हो रही हैं। सिमिलरली ये सेकंड टेबल है, इसमें देखेंगे आप डिफिकल्टी लेवल्स है, ये इजी है, ये इजी प्लस है, ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट प्लस है। मॉडरेट प्लस एंड मॉडरेट आर फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट इजी और इजी प्लस क्वेश्चंस अगर आप एंड में जाके देखते हो 5 + 12 17 क्वेश्चंस गलत हैं इस टेस्ट में। इजी क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं हो सकता यार, इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना है हमें, क्योंकि ये एग्जाम फेल तभी होता है जब आप इजी क्वेश्चन गलत करके आते हो। आप इसलिए पास नहीं हो रहे हो कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सही कर दिया, या डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इसलिए फेल नहीं हो रहे हो कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन को गलत कर दिया। आप फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपने इजी क्वेश्चन को गलत किया है। तो दिस रिपोर्ट विल आल्सो टेल अस कि आपने कितने इजी क्वेश्चन या इजी प्लस क्वेश्चन गलत किए हैं, और वो क्यों गलत हो रहे हैं उसका फिर एनालिसिस मेंटर आपके साथ बैठ के करेगा। सो वंस वी फिक्स दिस, आप देखेंगे ये सेम सब्जेक्ट के 3 टेस्ट लेते हैं हम, L1, L2, L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट। सेम स्टूडेंट है, और थर्ड टेस्ट में आते आते आप देख रहे हो, पहली बात तो मार्क्स देखो 58% से बढ़ के 71%, 71% से बढ़ के 91% इन द थर्ड टेस्ट। ये परसेंटेज लेवल हमें अपने लिए सेट करना है, नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े से लेंदी पेपर लिया करते थे पहले, बिकॉज वी यूज टू थिंक कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के हम प्रैक्टिस करें। इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफन वी यूज टू गिव 120 क्वेश्चंस आल्सो इन द टेस्ट, इसलिए शायद आपको ये 240 दिख रहा है, ठीक है। सो इन दिस यू विल सी कि पिछले हमने फंडामेंटल राइट देखा था, 13 क्वेश्चंस पूछे हैं, इस बार 1 क्वेश्चन गलत है सिर्फ, जहां पहले 5 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। फिर हमने पार्लियामेंट में देखा था 16 में से इस बार सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत है। जो यहाँ पे 2, 3, 5, 8 टाइप के क्वेश्चन गलत थे, अब आप देख रहे हो सिर्फ 1, 0, 1, 0, 1, 0 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा गलत है। एंड देन वी विल ऑल्सो चेक कि इजी और इजी प्लस क्वेश्चन में थर्ड टेस्ट तक आते आते सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हैं आउट ऑफ द 60 क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड।
So this is the level of proficiency this diagnostic test series is going to help you build in every single subject through our diagnostic approach for every test. That's the idea, guys. ठीक है? Then so this way we are going to help you prepare very thoroughly for your prelims exam. TCP prelims is there to handhold you every day. This is a team of our mentors who will be there every time with you. ठीक है? Every mentor is extremely experienced. 3 मेंस, 4 मेंस, 5 मेंस लिखे हैं सबने, right? Interviews भी दिए हैं, so they really understand how to clear prelims very easily. And a lot of them have even recently given interviews, so that you also understand that they are very well versed with the pattern and the requirement of UPSC on the immediate basis. ठीक है? So the team of mentors is over there. आप इन सब से आप टच में रहेंगे. आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का विद ऑल द मेंटर्स, ताकि सभी मेंटर्स के नंबर आपके पास डायरेक्टली हों, आपको किसी के थ्रू ना जाना पड़े, आप डायरेक्टली मेंटर से टच में रह सकें. ठीक है? मेंटर से आप किसी भी टाइप की बात कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, सब्जेक्ट के डाउट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, या कोई पर्सनल इशू भी जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. सो मेंटर विल बी देयर एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर यू थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड ही विल इंश्योर, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दैट यू आर राइटिंग मेंस इन 2026, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीसीपी प्रीलिम्स 2026 गाइस. ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, क्या गलतियां आप कर सकते हैं, या क्या अप्रोच होगी हमारी इन हेल्पिंग यू क्लियर प्रीलिम्स. ठीक है? And if you still have any doubt, feel free to give us a call on the numbers that are being displayed on the screen right now. The same numbers can be found in the description box also. Or you can also visit our website www.smartworklabs.in and know about the program in a little more detail. Thank you very much. Feel free to call us. We are available all 7 days. Whenever you want to call us, we'll be available. And best of luck, guys. Thank you.